हेलो गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, यानी संधारित्र और धारिता के बारे में, तो उसका पहला लेक्चर जो था जिसके अंदर अपन ने परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो आज अपन इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है, जो कि था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं पहले कैपेसिटर होता क्या है। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। एक ऐसा यंत्र जो कि क्या करे, विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं। मतलब एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए आपके पास जो कि क्या कर सकता है, चार्ज को होल्ड कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। एक नॉर्मल सी प्लेट ले लीजिए, उस नॉर्मल सी प्लेट के ऊपर आपको चार्ज डाल दीजिए। जब आप उसके ऊपर कुछ चार्ज डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी चार्ज स्टोर कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाता। वही अपन ड्रॉबैक यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद एक कैपेसिटर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, डिवाइस बनाएंगे। ठीक है। तो एक कैपेसिटर में जनरली क्या होता है, कैपेसिटर में जनरली 2 प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जनरली, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होता है। और ये प्लेट्स जनरली किसी ना किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई होती है, और इन कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसमें फिल्ड होता है। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही, और तीसरा इनके अंदर कोई ना कोई मिड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है फिल्ड होता है, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गई होगी कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप किसी भी एक प्लेट का चार्ज उठा करके बता दीजिए, वही कैपेसिटर पे चार्ज होगा। जैसे इस कैपेसिटर के लिए मैं आपसे पूछूं इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे Q। और मैं बोलूँ इस कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस इज एन एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो अपन ने पढ़ी थी, उसकी फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है, और जब जरूरत पड़े उसको रिलीज करते हैं। जैसे अपन एक्चुअली जिस टॉपिक के बारे में बात करें वही है, जो आप पंखे का कंडेंसर जिसको आप बोलते हैं, कैपेसिटर जो आप बोलते हैं। ठीक है। जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसमें भी उसके बारे में आगे बात करेंगे। इस तरीके का जो पैरेलल आपको फैन के अंदर दिखता है, उसी डिवाइस के बारे में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे पंखे को जब नीड होती है, जैसे वोल्टेज डाउन जाता है, अभी अपन जब AC पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, AC पल्सेस कुछ इस तरीके से होती हैं। तो AC पल्स साइन वेव की फॉर्म में जो होती है, तो AC पल्स जब नीचे जाती है, जब डाउन जाती है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपनी एनर्जी स्टोर कर रखी होती है, उसको एकदम से रिलीज करता है। जब ये रिलीज करता है तो आपका फैन उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से वो चल रहा होता है, क्योंकि जब वोल्टेज अप जाता है तब तो कोई इशू नहीं आता, तब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, आवेशित होता रहता है। जैसे आपका वोल्टेज यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ डाउन जाता है, वैसे ही जो है ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। सो आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हिंदी में ये कि एक संधारित्र क्या होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को जनरली अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब अपन को इसका सिंबल बनाना होगा तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। अपन यहाँ पे जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके कैपेसिटर का सिंबल है। अगर आपको सीधा सीधा कैपेसिटर बनाना तो ऐसा बनाएंगे, और अगर वेरिएबल बनाना है जो बदल सकता है तो वो ये वाला बनाएंगे। ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये नॉर्मल कैपेसिटर है। ठीक है। अभी अपन ने ये तो समझ लिया कि कैपेसिटेंस होती क्या है। अब अपन समझते हैं कि इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे। तो कैपेसिटेंस जो होती है, या जो किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है, वो क्या होता है, उसके ऊपर जो चार्ज है और उसका जो वो जिस वोल्टेज पे है, उन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और जो हमेशा क्या रहती है, किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो
दूसरी बात, पहली बात तो कांस्टेंट रहती है, दूसरी बात ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि कैपेसिटेंस क्या होती है। किसी भी कैपेसिटर की चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की कैपेसिटी, यानी किसी भी संधारित्र की विद्युत क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करने की उसकी क्षमता। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आपका ऐसा होगा, वेरिएबल बनाना है, मतलब जिसका मान परिवर्तित हो सकता है वो ये वाला होगा। वेरिएबल का बेस्ट एग्जांपल जो आप रेडियो में यूज़ करते हो, रेडियो में एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, ठीक है, जिसमें आप नॉब को बार बार घुमाते जाते हो और उसका जो कैपेसिटेंस है वो बदलता रहता है, यानी उसकी धारिता बार बार बदलती रहती है। फिर मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी चालक पे जितना आवेश होता है और जितना उसके ऊपर वोल्टेज होता है, यानी विभवांतर होता है, विभव जितना होता है, उन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है। कांस्टेंट कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। कांस्टेंट कहने का मतलब ही यही है कि ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है आप चार्ज बढ़ाओगे या वोल्टेज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों से ही फ्री है, मतलब ये इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को डबल कर दो, आपका चार्ज अपन, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो Q/V = हमारे पास आ जाएगा C। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी कंडक्टर पे जो चार्ज है उसको डबल कर दिया तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली डबल होनी चाहिए ताकि आपका कैपेसिटेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पे। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। हमारा जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, आप जो कंडक्टर ले रहे हो उसकी ज्योमेट्री पे, यानी उसकी संरचना पे कि वो कैसा है, मतलब उसके अंदर प्लेट का शेप क्या है, जो अपन प्लेट ले रहे हैं उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है, और प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, प्लेटों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, उनका शेप क्या है, उनका साइज़ क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है। और दूसरी बात, जो आपने प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रखा है वो कौन सा है, यानी परावैद्युत पदार्थ जो आपने भर रखा है वो कौन सा है। तो ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, पहला ज्योमेट्री और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उसके चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। ये अपन प्रूफ करेंगे आगे कि कैसे उसकी ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंडेंट है, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो इफ़ आई प्लॉट अ कर्व, अगर मैं कर्व प्लॉट करूँ किसके बीच में, Q के बीच में और V के बीच में, तो Q और V क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। और जब आप इसका स्लोप निकालोगे, यानी आप जब इसका tan थीटा निकालोगे तो किसके को लाएगा, del Q/del V, और वो डेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक सो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। तो मैं स्लोप के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, कैपेसिटेंस। और ध्यान ये रखना है, यानी धारिता देगा किसी भी संधारित्र की, पर ध्यान ये रखना है Q आपका ऊपर होना चाहिए और आपका जो V है वो आपका नीचे होना चाहिए। यहाँ तक अपन ने बात कर ली कैपेसिटेंस के बारे में। अब बात करते हैं उसकी यूनिट के बारे में। तो आ जाते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, सिंपल है, पहले तो अपन डिराइव यूनिट निकालते हैं। चार्ज की यूनिट देखते हैं, तो चार्ज की यूनिट होता है हमारे पास कूलाम और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, यानी अपन बात कर रहे हैं इसके मात्रक के बारे में। तो कैपेसिटेंस C और वोल्टेज V, तो इसका एक यूनिट हमारे पास निकल के आ गया कूलाम पर वोल्टेज। एक इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट, यानी ऐसा ही मात्रक इसका, वो होता है फैरेड। कई जगह इसको फैराडे भी लिखते हैं, फैरेड इसकी ऐसा यूनिट होती है और जनरली इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना है तो आप बोलोगे एक ऐसा कैपेसिटर जिनके प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज हो, 1 कूलाम चार्ज हो, और आपने उसको 1 वोल्ट चार्ज दिया हो, तो उस क्या बोलते हैं कैपेसिटर पे कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी,
1 फेरेड, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इतना ज़्यादा कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करना एक नॉर्मल प्लेट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी बताऊंगा क्यों। इसलिए जनरली इसकी छोटी यूनिट, जैसे आपको माइक्रो फेरेड मिलेगा, पिको फेरेड मिलेगा, इसमें से माइक्रो फेरेड सबसे ज़्यादा आपका यूज़ आता है, पिको बहुत कम आता है, नैनो भी होता है, लेकिन ये सब बहुत कम यूज़ आने वाले हैं। जब आप पंखे का कैपेसिटर भी परचेस करने जाओगे तो भी आपको वहाँ पर पता पड़ेगा कि कैपेसिटर 2.5 माइक्रो फेरेड का आता है, 3.25 माइक्रो फेरेड का आता है, 3.5 माइक्रो फेरेड का भी आता है, 10 माइक्रो फेरेड का भी आता है। ये अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। पहले जो पंखे चलते थे उसमें 2.5 का लगता था, अभी के पंखों में 3.25 का लगता है, कूलर का जो होता है उसमें 2.5 का लगता है, मोटर में लगाओगे तो वो 10 माइक्रो फेरेड का लगता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो। तो जनरली आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो माइक्रो फेरेड में मिलेगी, ठीक है। तो आई गेस आपको इतना सब कहानी क्लियर हो गई होगी कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका क्या बोलते हैं, ग्राफ अपन ने प्लॉट कर दिया। कैपेसिटर जो है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, सिर्फ ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर अपन ने उसकी यूनिट के बारे में बात कर ली जो कि थी फेरेड। इसके बाद बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायमेंशन पे खूब आते हैं 1 मार्क के अंदर। तो जब मैं इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ईजी है, आपको पता है अपन इस कूलाम की यूनिट कैसे निकालेंगे, A1 T1। व्हाट अबाउट दी वोल्टेज, वोल्टेज इज व्हाट, वोल्टेज इज जूल पर कूलाम। तो जब जूल पर कूलाम करोगे तो कूलाम और ऊपर आ जाएगा। तो अपन ऐसा लिखूँ, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कूलाम स्क्वायर पर जूल, है ना, क्योंकि हमारा वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलाम के। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास था T1 और A1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, जूल हमारे पास M1 L2 T-2, ये तो आपको लर्न ही होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा M-1 L-2, A-2 यहाँ पे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और A2 यहाँ पे, तो हो जाएगा T4 और ये हो जाएगा A2। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी करके कैसे पूछ सकता है, जैसा मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, तो ग्राफ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे करेगा। ग्राफ में वो कंफ्यूज आपको इस तरीके से कर सकता है कि आपको एक कर्व दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे वो V लिखेगा और यहाँ पे Q लिखेगा, और अभी बोलेगा किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, A की या B की। तो अब आपको दिख रहा होगा जब मैं इसका स्लोप निकालने जाऊँगा तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा, V/Q विच इज़ वॉट 1/C। तो इस बार जिसका स्लोप कम होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसका स्लोप कम है, B वाले का, तो B वाले का कैपेसिटेंस जो A वाले से ज़्यादा होगा। इट इज़ क्वाइट ईजी, कुछ ऐसा टफ है नहीं इसमें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लिखा भी मैंने, कैपेसिटेंस ऑफ ए इंसुलेटिंग चार्ज कंडक्टर। मतलब मेरे पास कोई इंसुलेटिंग चार्ज कंडक्टर है और मैं स्फेरिकली ले रहा हूँ, मतलब मेरे पास कोई आवेशित चालक गोला है और उसकी मैं धारिता निकालना चाहता हूँ। तो कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, हिंदी में आवेशित चालक गोले की धारिता। कंडीशन ये कि इंसुलेटिंग है, मतलब ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग वो हो गया, स्फीयर हो गया, जिसकी रेडियस कितनी है r। तो इसका कैपेसिटेंस, इसकी सरफेस पे अपन ने इसका वोल्टेज निकाला हुआ है पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में पोटेंशियल वाले में। तो KQ/R वहाँ पे अपन ने फॉर्मूला निकाला था, जिसको अपन 1/4πε0 Q/R लिख सकते हैं। अपन को इसकी कैपेसिटेंस निकाले तो हो जाएगा हमारे पास Q/V। तो Q अपन यहाँ पे स्मॉल ले रहे तो स्मॉल ही लेके चल लेते हैं। ये Q क्या है, इस पर जो चार्ज है ना, और R इसकी रेडियस है और V इसके ऊपर वोल्टेज है। तो हमारे पास Q की वैल्यू तो Q ही है और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास KQ और ये R हमारे पास ऊपर। तो ये आपका इससे कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी R/K। K को आप लिखोगे 4πε0
तो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय चालक की जो धारिता है वो आ गई है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे, त्रिज्या बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया इसके चारों तरफ, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। आई थिंक सो समझ आता होगा। आपको पता है एप्सिलॉन जब आप कोई मीडियम लेते हैं तो एप्सिलॉन किससे रिप्लेस हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो जाता है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये अगर आगे मैं अर्थ जो कि सबसे बड़ा कंडक्टर है अभी तक हम जितने भी नोन मानते हैं, क्योंकि अपन अर्थ पे रहते तो अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर तो हो नहीं सकता, तो अर्थ की रेडियस यानी त्रिज्या जो है वो अराउंड है हमारे पास 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, विच कैन बी रिटर्न एज आई गेस किलोमीटर हो गया पावर 3 और 2, ये टोटल होगी 5। तो यानी अगर मैं अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसकी कैपेसिटेंस निकालने जाऊँगा तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी आर। ध्यान रखना अपन इसको आर अपॉन के भी लिख सकते हैं, तो अपन वैसे ही करेंगे। तो 64 इंटू 10⁵ और के की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10⁹। सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 4 ऊपर, 9 7 63 बच्चा 1 पॉइंट, और इसके बाद बचेगा 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो अराउंड 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। और इसको अपन लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। इसको आगे और फर्दर सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 711 माइक्रोफैरेड। यानी अर्थ जितना एक बहुत बड़ा कंडक्टर जो कि बनाना पॉसिबल ही नहीं है, उसके अंदर उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 711 माइक्रोफैरेड आ रही है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अकर हो गई। क्या प्रॉब्लम अकर हो गई कि हम कंडक्टर के साइज को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते अगर उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। मतलब उसके चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकें, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कंडक्टर को यानी चालक को आवेश नहीं दे सकते, उससे तो बात नहीं बनने वाली। क्योंकि अर्थ जितने इतने बड़े कंडक्टर के लिए भी, चालक के लिए भी हमारे पास जो धारिता है वो कितनी आई है, 711 माइक्रोफैरेड, जो कि सही नहीं है, बहुत कम है। तो इसके लिए आगे अपन अलग अलग टाइप के कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अपन ने एक चालक लिया और उसकी कैपेसिटेंस निकाल दी। अब अपन एक कैपेसिटर बनाएंगे, मतलब अपन इसी चालकों का यूज़ करके एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश करेंगे कि जो कि ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सके, और इसी को अपन ने कैपेसिटर नाम दिया, जो आप अपने घर में आजकल यूज़ करते हो। ठीक है, सो ये आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक लास्ट टॉपिक और है जो CBSE में आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिसको अपन बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ये परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? जैसा कि आपको ध्यान है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाई थी आपको कि ये कोई कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो इसके अंदर के जो जितने भी डायपोल होते हैं वो एक्सटर्नल डायपोल की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, उनकी दिशा के अंदर ये द्विध्रुव जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायपोल कुछ इस तरीके का हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, अंदर के सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे पास लास्ट में बचता है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचता है और यहाँ पे पॉजिटिव। इसकी वजह से अंदर एक इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप हो जाती है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E माइनस EP हो जाती है। ये सब कहानी अपन पढ़ चुके हैं। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इसके बाद अपन एक टर्म पढ़ी थी पोलराइजेशन वेक्टर, यानी आपका परावैद्युत सदिश P था एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण, वो हमारा इस बाह्य विद्युत क्षेत्र PE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब जितना एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी अंदर की जो इसकी जो P की वैल्यू है, यानी डायपोल मूवमेंट जो अंदर का, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमारा जो कंडक्टर है वो और ज़्यादा P की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। आप चाहे बाहर E की वैल्यू कितना ही बढ़ाते जाओ, लेकिन P की वैल्यू एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सारे के सारे
जितने भी अंदर डायपोल थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल सेटल डाउन हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई अंदर डायपोल नहीं बचा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो अंदर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग मटेरियल में। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एक्सटर्नल वोल्टेज जिसके बाद आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, पराविद्युत पदार्थ जो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक कंडक्टिंग मटेरियल यानी एक आवेशित पदार्थ में परिवर्तित हो जाए। तो उसकी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उसको आप रखो, उससे पहले तक वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और उसके बाद आपने और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी बाहर की, तो वो डाइलेक्ट्रिक से किस में कन्वर्ट हो जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से किस में कन्वर्ट हो जाए, कंडक्टिंग मटेरियल में। तो उसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी दो प्लेटें अगर एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई हैं और उन दोनों प्लेटों के बीच में आपने 3 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो वो जो मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि एयर भरी हुई, एयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एयर जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, कंडक्टिंग मटेरियल की तरह। मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच में से चार्ज जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।